आज हम बात करेंगे रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की, जिसे विज्ञान की केंद्रीय शाखा कहा जाता है। केमिस्ट्री वो विज्ञान है जो पदार्थ, उसके गुण, उसकी संरचना और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। चाहे वो पानी हो, हवा हो, खाना हो या दवाइयाँ, हर चीज़ रसायन विज्ञान से जुड़ी है। परमाणु और अणु के छोटे छोटे कणों से बना ये संसार हमें सिखाता है कि साइंस सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन की हर धड़कन में बसती है। आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री के मूल सिद्धांतों के साथ, सिर्फ आइए ज़हन पर। कुछ बुनियादी बातों में। वैसे क्या आपको पता है कि केमिस्ट्री शब्द कहाँ से आया है? हाँ, मैंने भी पढ़ा था इसके बारे में। मिस्र के शब्द कीमिया से, जिसका मतलब है काला रंग। है ना अजीब? हाँ, काफी दिलचस्प है। तो आज हमारे पास रसायन विज्ञान के मूल सिद्धांतों पर कुछ जानकारी है। हमारा इरादा है कि इन स्रोतों से वो जरूरी बातें निकालें जो पदार्थ को समझने में मदद करें। मतलब वो क्या है, कैसे बना है, ये सब। बिल्कुल। हम देखेंगे कि पदार्थ के गुण क्या हैं, उसकी बनावट कैसी है और उसमें बदलाव कैसे आते हैं। ये समझना जरूरी है क्योंकि हमारे आसपास की हर चीज इन्हीं रासायनिक नियमों पर चलती है। ये सिर्फ लैब की बात नहीं है। अच्छा, तो शुरू करते हैं पदार्थ से, मतलब मैटर। आमतौर पर हम ठोस, द्रव, गैस जानते हैं, लेकिन इन सोर्सेज में प्लाज्मा का भी जिक्र है। ये चौथी अवस्था। जी हाँ, प्लाज्मा ये कोई मामूली गैस नहीं है। ये बहुत बहुत ज्यादा तापमान पर होती है जब गैस आयनित हो जाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन अपने परमाणुओं से अलग हो जाते हैं और इसी वजह से ये बिजली चला सकती है, जैसे तारों में या बिजली कड़कने पर होता है। ओह अच्छा। हाँ, पर पदार्थ को सिर्फ अवस्था से नहीं देखते, उसे रासायनिक बनावट के आधार पर भी बांटते हैं: तत्व, यौगिक और मिश्रण। हाँ, तत्व, एलिमेंट, यानी पदार्थ का सबसे शुद्ध रूप जो एक ही तरह के परमाणुओं से बना हो। सही, जैसे लोहा है, सोना है, ऑक्सीजन। और जानकारी ये है कि अब तक करीब 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। इनको धातु और अधातु में भी बांटा गया है। हाँ, उनके गुणों के आधार पर। धातुएं जैसे तांबा या लोहा वो बिजली और गर्मी को आसानी से जाने देती हैं, सुचालक होती हैं। और अधातुएं जैसे गंधक या ऑक्सीजन वो ऐसा नहीं करती, कुचालक होती हैं। अच्छा। यहीं पर हाइड्रोजन की बात भी दिलचस्प है। जैसा कि स्रोतों में लिखा है, हाइड्रोजन अकेला ऐसा तत्व है जिसके सबसे आम आइसोटोप के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता। अरे हाँ, ये तो वाकई अनोखा है। बिल्कुल, ये चीजों से काफी खास बनाती है। तो ये तत्व अकेले भी रह सकते हैं, पर जब ये केमिकली जुड़ते हैं तब यौगिक बनते हैं, कंपाउंड्स। हाँ, और इसमें खास बात है निश्चित अनुपात, एक फिक्स्ड रेशियो। जैसे पानी का उदाहरण दिया गया है H2O। जी, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 2:1 के परमाणु अनुपात में जुड़ते हैं, और अगर वजन से देखें तो 1:8 के अनुपात में। और सबसे बड़ी बात यह है कि पानी के गुण उसे बनाने वाले तत्वों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग होते हैं। हाँ, हाइड्रोजन तो ज्वलनशील गैस है और ऑक्सीजन जलने में मदद करती है, लेकिन पानी आग बुझाता है। एकदम सही, यही है रासायनिक संयोग, एक पूरी तरह नई चीज बन जाती है। और मिश्रण, मिक्सचर्स, उसमें चीजें बस मिली हुई होती हैं, बिना किसी रासायनिक बंधन के। हाँ बिल्कुल, जैसे हवा है या पीतल, इसमें चीजें अपना असली स्वभाव बनाए रखती हैं। और उन्हें भौतिक तरीकों से अलग भी किया जा सकता है, जैसे आसवन या क्रिस्टलीकरण, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन। इन तरीकों से मिश्रण समांगी भी हो सकते हैं, मतलब होमोजीनियस, जैसे चीनी पानी में घुल जाए तो हर जगह एक जैसा। और विषमांगी, हेट्रोजीनियस, वो जैसे पानी में मिट्टी मिला दें, कण अलग अलग दिखते हैं, पूरे में एक जैसा नहीं होता। ये अंतर अहम है। ये सारी चीजें, तत्व, यौगिक, मिश्रण, ये सब आखिर बनी किससे हैं? परमाणु से, एटम से। मुझे याद है स्रोतों में रदरफोर्ड का जिक्र था, जिन्होंने 1911 में परमाणु के नाभिक, न्यूक्लियस की खोज की थी। हाँ, वो एक बहुत बड़ी खोज थी। इसने हमारी समझ को पूरी तरह बदल दिया। तो परमाणु का जो मॉडल है, बीच में नाभिक जिसमें प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाले और न्यूट्रॉन जिन पर कोई चार्ज नहीं होते, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाले बाहर चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल। और किसी तत्व की पहचान होती है उसके प्रोटॉनों की संख्या से। उसे परमाणु संख्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। यही तय करता है कि वो कौन सा तत्व है। हाँ, और द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर। इससे आइसोटोप्स को समझने में मदद मिलती है। इन स्रोतों में एक बात बार बार आई, ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे ज्यादा
करीब 65%। और पृथ्वी की सतह पर भी सबसे ज्यादा, लगभग 46-47%। हाँ, ये दिखाता है कि कुछ तत्व हमारे जीवन और इस ग्रह के लिए कितने जरूरी हैं। सही कहा, ये एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे कुछ गिने चुने तत्व ही ज्यादातर चीजें बनाते हैं। और ये परमाणु अक्सर अकेले नहीं होते, ये जुड़कर अणु बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स, जो स्वतंत्र रह सकते हैं और पदार्थ के गुण दिखाते हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें, हमने देखा कि रसायन विज्ञान कैसे पदार्थ को उसके मूल हिस्सों, तत्वों, यौगिकों, मिश्रणों में देखता है, और ये सब परमाणु के स्तर पर कैसे काम करता है। ये सिर्फ परिभाषाएं नहीं है, बल्कि दुनिया की बनावट समझने का एक तरीका है। हाँ, और ये भी समझा कि कैसे कुछ सरल नियमों से, जैसे निश्चित अनुपात का नियम, अनगिनत जटिल चीजें बनती हैं। तत्वों का यही मेलजोल हमारे ब्रह्मांड में इतनी विविधता पैदा करता है, जैसा इन स्रोतों से भी साफ पता चलता है। तो आज के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने को। अगर सब कुछ इन्हीं मुट्ठी भर कणों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और उनके रासायनिक रिश्तों से बना है, तो सोचिए कि इन बुनियादी नियमों को और गहराई से समझकर हम क्या-क्या कर सकते हैं। हाँ, मतलब नए पदार्थ बनाना, बीमारियों का इलाज ढूंढना, या शायद जीवन की शुरुआत को ही समझना। हाँ। संभावनाएं तो अनंत लगती हैं। कभी सोचा है आपने, जैसे पानी का बर्फ बनना और दूध का दही बनना, है दोनों बदलाव, पर क्या ये एक जैसे हैं? सवाल तो बढ़िया है। आज हम इसी तरह के रोजमर्रा के बदलावों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। विज्ञान की भाषा में इन्हें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। बिल्कुल। हमारे पास इससे जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्य भी हैं, तो चलिए देखते हैं कि इनमें क्या खास है। हाँ, शुरू करते हैं। देखिए, ये दोनों बदलाव जो आपने कहा, पानी का बर्फ बनना और दूध का दही बनना, ये बहुत अलग हैं। अच्छा, कैसे? पानी का बर्फ बनना ये एक भौतिक परिवर्तन है, मतलब पदार्थ का रूप बदला। पानी जो तरल था वो ठोस हो गया, लेकिन रहा तो पानी ही, H2O। बर्फ पिघलेगी तो वापस पानी बन जाएगा, कोई नई चीज नहीं बनी। हाँ, जैसे मोम पिघलता है, फैलता है, लेकिन रहता तो मोम ही है, ठंडा होने पर वापस जम जाता है। बिल्कुल। तो ये अस्थायी बदलाव होते हैं, है ना? हाँ, अस्थायी। सही। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं और उनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। पदार्थ के गुण बदल सकते हैं, जैसे उसका आकार, उसकी अवस्था, ठोस, तरल, गैस, या शायद रंग, गंध, पर उसकी जो मूल पहचान है वो वही रहती है। एक और उदाहरण लें, जैसे रोशनी जब प्रिज्म से गुजरती है और वो 7 रंगों में बट जाती है। हाँ, इंद्रधनुष जैसे रंग। वो भी एक भौतिक क्रिया ही है। रोशनी तो रोशनी ही रही, बस उसके घटक रंग अलग अलग दिख गए। ठीक है, ये समझ आया। ये तो हुआ भौतिक परिवर्तन। अब आते हैं रासायनिक परिवर्तन पर। जैसे आपने कहा, दूध से दही बनना, यहाँ क्या अलग है? यहाँ मतलब सब कुछ अलग है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ पूरी तरह बदल जाता है और एक या एक से ज्यादा बिल्कुल नए पदार्थ बन जाते हैं। अच्छा। जैसे दूध से दही बन गया, तो आप दही से वापस दूध नहीं बना सकते। ये स्थायी होते हैं, अनुत्क्रमणीय, इर्रिवर्सिबल जिन्हें कहते हैं। इन्हें पलटा नहीं जा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर चीजें ज्यादा दिलचस्प हो जाती हैं, जैसे लोहे में जंग लगना, वो भी रासायनिक हुआ फिर। हाँ, बिल्कुल। या फिर मोमबत्ती का जलना, आपने मोमबत्ती का जिक्र किया था ना? हाँ, किया था। तो मोम का पिघलना तो भौतिक हुआ, पर उसका जलना? हाँ, वो एक बहुत बढ़िया उदाहरण है जहाँ दोनों तरह के परिवर्तन एक साथ हो रहे हैं। मोम का पिघलना, जैसा हमने कहा, भौतिक है, लेकिन जब वो बत्ती जलती है तो मोम असल में जलता है। वो हवा की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की भाप जैसी नई चीजें बनाता है। ये रासायनिक परिवर्तन है, और इसमें ऊष्मा और प्रकाश भी निकलते हैं, जो अक्सर रासायनिक बदलावों की पहचान होते हैं। मतलब रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के अंदरूनी गुण ही बदल जाते हैं, उसकी केमिस्ट्री बदल जाती है। बिल्कुल। जो नया पदार्थ बनता है, उसके रासायनिक गुण और उसकी बनावट वो मूल पदार्थ से एकदम अलग होती है। और आमतौर पर रासायनिक परिवर्तनों में भौतिक परिवर्तनों की तुलना में ज्यादा ऊर्जा का लेन देन होता है। या तो ऊष्मा निकलती है, जैसे मोमबत्ती जलने में, या कभी कभी सोख ली जाती है। अच्छा, और उदाहरण रोजमर्रा की जिंदगी से? बहुत हैं। फलों का पकना, सब्जी का पकना, यहाँ तक कि हमारे बालों का सफेद होना या हमारी उम्र का बढ़ना भी, ये सब मूल रूप से रासायनिक परिवर्तनों की एक लंबी धीमी प्रक्रिया है। चलिए एक खास रासायनिक परिवर्तन पर थोड़ी और बात करते हैं, संक्षारण यानी करोजन।
जैसे लोहे में जंग लगना, ये तो बहुत ही आम है। हाँ, संक्षारण मतलब धातुओं का धीरे धीरे खराब होना, नष्ट होना, जब वे अपने आसपास की हवा या नमी या रसायनों से क्रिया करती हैं। लोहे में जंग लगना इसका सबसे जाना पहचाना उदाहरण है। इसके लिए क्या चाहिए होता है, मतलब जंग लगने के लिए? इसके लिए दो चीजें जरूरी हैं। एक तो ऑक्सीजन जो हवा में होती है, और दूसरी नमी, मतलब पानी या पानी की भाप। तो जब लोहे पर वो भूरे रंग की परत जम जाती है, वही जंग है? सही कहा। वो असल में आयरन ऑक्साइड और आयरन हाइड्रोक्साइड जैसे नए रासायनिक यौगिक हैं, लोहा नहीं है वो। अच्छा, और यहाँ एक हैरान करने वाली बात भी है शायद। मैंने पढ़ा था कि हाँ बिल्कुल, जंग लगने से लोहा खराब होता है, कमजोर होता है, ये तो हम सब जानते हैं, पर उसका वजन बढ़ जाता है। वजन बढ़ जाता है? ये कैसे हो सकता है? चीज तो खराब हो रही है। हाँ, सुनने में अजीब लगता है ना। होता यह है कि लोहा हवा से ऑक्सीजन के परमाणुओं को अपने साथ जोड़ लेता है, तो जो नया पदार्थ बना यानी जंग, उसमें लोहे के परमाणुओं के साथ साथ ऑक्सीजन के परमाणुओं का वजन भी जुड़ गया। अरे वाह, ये तो वाकई दिलचस्प है। अच्छा, तो इसे रोकने के लिए क्या करते हैं? मैंने गैल्वेनीकरण के बारे में सुना है। हाँ, गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण एक बहुत कारगर तरीका है। इसमें लोहे या स्टील पर जिंक यानी जस्ते की एक पतली परत चढ़ा दी जाती है। उससे क्या होता है? वो जिंक की परत लोहे को हवा और नमी के सीधे संपर्क में आने से बचाती है, और अगर कहीं खरोंच लग भी जाए तो जिंक ज्यादा सक्रिय धातु होने के कारण खुद ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, मतलब खुद कुर्बानी देकर लोहे को बचा लेता है। अच्छा। और पेंट वगैरह करना? हाँ, पेंट करना, तेल या ग्रीस लगाना, ये भी संपर्क तोड़ने के ही तरीके हैं। वैसे कुछ धातुएं हैं जो आसानी से संक्षारित नहीं होती, जैसे सोना और प्लैटिनम, इसीलिए वो इतनी कीमती भी हैं। चांदी भी होती है संक्षारित, वो काली पड़ जाती है ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक और बात, तापमान का इन रासायनिक क्रियाओं पर क्या असर होता है? जैसे हम खाना पकाते हैं तो तेज आंच पर जल्दी पकता है। सही पॉइंट है। तापमान बढ़ाने से ज्यादातर रासायनिक अभिक्रियाएं तेज हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी मिलने से अणुओं की हरकत, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। वो ज्यादा तेजी से इधर उधर भागते हैं, ज्यादा बार और ज्यादा जोर से टकराते हैं, जिससे उनके बीच क्रिया होने की संभावना बढ़ जाती है। तो खाना जल्दी पकना इसी का नतीजा है। हाँ, और शायद इसीलिए गर्म और नमी वाले मौसम में लोहे पर जंग भी ज्यादा तेजी से लगता है। और इसी तापमान के असर का हम फायदा भी उठाते हैं, जैसे खाने पीने की चीजों को सुरक्षित रखने में। वो पास्चुराइजकरण की प्रक्रिया है ना, वो क्या है? हाँ, पास्चुराइजेशन, इसकी खोज लुई पास्चर ने की थी। ये खासतौर पर दूध को ज्यादा समय तक ठीक रखने का एक तरीका है। उसके निर्जीवीकरण से जुड़ा है, मतलब स्टेरिलाइजेशन तो नहीं, पर काफी हद तक। करते क्या है इसमें? इसमें दूध को एक निश्चित तापमान तक तेजी से गर्म किया जाता है, जैसे करीब 72 डिग्री सेल्सियस पर सिर्फ 15 सेकंड के लिए, और फिर फौरन ही उसे बहुत ठंडा कर दिया जाता है, लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक। अच्छा, इतनी तेजी से गर्म और ठंडा, इससे क्या होता है? इस तेज गर्म ठंडा करने की प्रक्रिया से दूध में मौजूद ज्यादातर हानिकारक जीवाणु, बैक्टीरिया मर जाते हैं। ये पूरी तरह स्टेरिलाइजेशन नहीं है, मतलब सारे के सारे सूक्ष्म जीव नहीं मरते, लेकिन जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं वो काफी हद तक खत्म हो जाते हैं। तो दूध पीने के लिए सुरक्षित हो जाता है और जल्दी खराब भी नहीं होता। बिल्कुल। घरों में भी जो हम दूध उबालते हैं वो भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। हालांकि तापमान और समय थोड़ा अलग होता है। जैसे एक तरीका है 63 डिग्री पर 30 मिनट तक गर्म रखना। हाँ, समझ गई। तो कुल मिलाकर अगर हम सार देखें तो भौतिक परिवर्तन में बस बाहरी रूप बदलता है, पदार्थ वही रहता है। हाँ, वो रिवर्सिबल होता है ज्यादातर। जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की पहचान ही बदल जाती है, कुछ बिल्कुल नया बन जाता है, और ये इरिवर्सिबल होता है। एकदम सही। और इस बुनियादी फर्क को समझना हमारे आसपास की दुनिया को समझने में बहुत मदद करता है। चाहे वो रसोई में खाना पक रहा हो, या बाहर कोई लोहे की चीज धीरे धीरे जंग खा रही हो, या फिर हमारे अपने शरीर के अंदर लगातार चलने वाली हजारों जैविक प्रक्रियाएं हों। हाँ, ये सब कहीं न कहीं भौतिक और रासायनिक बदलावों का ही खेल है। बिल्कुल। अंत में श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, हमारे चारों तरफ या हमारे शरीर के अंदर ही इस वक्त भी कितने ऐसे रासायनिक परिवर्तन चुपचाप चल रहे होंगे जिन्हें हम सीधे सीधे देख नहीं पाते। जैसे धातुओं का बहुत धीरे धीरे ऑक्सीकरण होना, या प्लास्टिक का धूप में धीरे धीरे कमजोर पड़ जाना। हाँ, और कौन सी ऐसी आम सी दिखने वाली घटनाएं हो सकती हैं जिनके पीछे असल में बड़े जटिल रासायनिक बदलाव छिपे हों? सोचिएगा जरूर। रसायन विज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प और
बुनियादी विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, तत्वों का वर्गीकरण और ये जो आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल। बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, रिसर्च है, और हम कोशिश करेंगे कि इसे आसान बनाएं और समझें कि वैज्ञानिकों ने कैसे तत्वों को व्यवस्थित किया। ये सफर बड़ा रोचक है। मतलब कैसे पैटर्न खोजे गए, कैसे समझा गया कि तत्वों के गुण कैसे बदलते हैं। तो शुरुआत कैसे हुई थी? इन नोट्स में डॉबेराइनर के त्रिक सिद्धांत का जिक्र है सबसे पहले। हाँ, ये शुरुआती कोशिशों में से एक था। डॉबेराइनर ने क्या किया, उन्होंने 3-3 तत्वों के समूह बनाए। 3-3 के समूह? हाँ, त्रिक मतलब ट्रायड्स। इनमें बीच वाले तत्व का परमाणु भार बाकी 2 के औसत जैसा होता था और गुण भी मिलते थे। अच्छा, जैसे वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाला उदाहरण। बिल्कुल वही। ये एक पैटर्न पहचानने की दिशा में पहला कदम कह सकते हैं। और फिर ये न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, इसका संगीत से क्या लेना देना था? हाँ, न्यूलैंड्स ने देखा कि अगर तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लगाएं तो हर 8वें तत्व के गुण पहले वाले जैसे होते हैं। जैसे संगीत में सा के बाद 8वां सुर फिर सा आता है। ओह, दिलचस्प है। पर ये शायद सब पर लागू नहीं हुआ होगा। नहीं, ये भारी तत्वों पर उतना सही नहीं बैठा। लेकिन हाँ, आवर्तिकता का माने पीरियोडिसिटी का आइडिया जरूर मजबूत हुआ इससे। लेकिन जो असली बड़ा मोड़ आया वो तो मेंडेलीव के काम से आया है ना? नोट्स तो यही कहते हैं। हाँ बिल्कुल, दिमित्री मेंडेलीव। उनका काम क्रांतिकारी था। उनका आवर्त नियम परमाणु भार पर आधारित था? जी, नियम था कि तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। उस समय करीब 63 तत्व पता थे। सिर्फ 63? हाँ, और उन्होंने उनको परमाणु भार के क्रम में लगाया, लेकिन ज्यादा ध्यान दिया समान गुणों पर। अच्छा, मतलब सिर्फ वजन नहीं देखा, गुण भी देखे। सही। और इसके लिए उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ वो तत्व कैसे यौगिक बनाते हैं उसको आधार बनाया। उनके ऑक्साइड और हाइड्राइड के सूत्र देखें। और सबसे कमाल की बात जो मुझे इन नोट्स में लगी वो थी खाली जगह छोड़ना। हाँ, ये उनकी दूरदर्शिता थी। जहां गुण मैच नहीं हुए या क्रम टूटा, उन्होंने कहा यहां कोई तत्व है जो अभी खोजा नहीं गया। और भविष्यवाणी भी कर दी। हाँ, उसके गुणों की भविष्यवाणी भी की। जैसे ए का एल्यूमिनियम, ए का सिलिकॉन नाम दिए, जो बाद में गैलियम और जर्मेनियम निकले। बिल्कुल। और उनकी भविष्यवाणियां काफी हद तक सही निकले। हाँ, एक दिक्कत थी उनकी सारणी में। क्या? हाइड्रोजन की जगह। हाँ, हाइड्रोजन का स्थान तय करना मुश्किल था। वो क्षार धातुओं जैसा भी था और हेलोजन जैसा भी। तो फिर आज की जो आधुनिक सारणी है वो कैसे बनी? यहाँ मोसले का जिक्र है। सही, हेनरी मोसले। उन्होंने एक्सरे स्पेक्ट्रा से साबित किया कि तत्व का असली ज्यादा मौलिक गुण परमाणु भार नहीं है। तो क्या है? परमाणु संख्या, मतलब नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, एटॉमिक नंबर। ओह, ये तो पूरा आधार ही बदल गया। हाँ, यही आधुनिक आवर्त नियम है। तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब अब क्रम परमाणु संख्या का है, भार का नहीं। बिल्कुल। और इसी आधार पर बनी आधुनिक आवर्त सारणी। इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें समूह या ग्रुप कहते हैं, और 7 क्षैतिज पंक्तियां जिन्हें आवर्त या पीरियड कहते हैं। सही। और ये सारणी सीधे सीधे तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से जुड़ी है। SPDF ब्लॉक इसी आधार पर हैं। और इसमें धातु अधातु भी साफ दिखते हैं। वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा। हाँ, वो जिगजैग रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। उसके आसपास वाले उपधातु या मेटलॉइड्स होते हैं। अच्छा, अब इन नोट्स में ट्रेंड्स की बात है, रुझानों की। ये समझना भी जरूरी है। हाँ, ये बहुत काम के हैं। जैसे अगर आप किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएं, लेफ्ट टू राइट, हाँ, तो परमाणु का आकार, साइज आमतौर पर घटता है। घटता है? हाँ, क्यों? क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन बढ़ते हैं तो वो बाहरी इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा कस के खींचते हैं। अच्छा। और गुण, धात्विक गुण का क्या होता है? धात्विक गुण कम होता है और अधात्विक गुण बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति कम होती है, लेने की बढ़ती है। मतलब आयनन विभव बढ़ता है और विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ती है। बिल्कुल सही। और अगर समूह में ऊपर से नीचे जाएं तो टॉप टू बॉटम, तो परमाणु आकार बढ़ता है क्योंकि नए कोश जुड़ते जाते हैं। हाँ, ये तो समझ आता है। और धात्विक गुण बढ़ता है क्योंकि बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर और कमजोर पकड़ में होते हैं, तो उन्हें निकालना आसान होता है। तो आयनन विभव और विद्युत ऋणात्मकता घटती होगी। हाँ बिल्कुल। और एक समूह में संयोजकता यानी वैलेंसी समान रहती है, इसीलिए
एक समूह के तत्वों के गुण मिलते जुलते हैं। ये रुझान तो वाकई पैटर्न समझने में मदद करते हैं। अच्छा, नोट्स में कुछ मजेदार फैक्ट्स भी हैं, जैसे सबसे हल्की धातु। हाँ, वो है लिथियम, Li, बहुत हल्की। और कोई अधातु जो द्रव अवस्था में हो? ब्रोमीन, कमरे के तापमान पर लाल भूरा द्रव। बिजली का सबसे अच्छा सुचालक, ये तो पता होगा शायद। चांदी, Ag, लेकिन महंगी है तो तांबा ज्यादा इस्तेमाल होता है। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक, मतलब जो इलेक्ट्रॉन खींचने में सबसे माहिर है, वो है फ्लोरीन, F। और उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला, वो क्लोरीन है, Cl। फ्लोरीन से थोड़ी अलग। मिट्टी के तेल में किसे रखते हैं? सोडियम को। हाँ, सोडियम Na और पोटेशियम के जैसी धातुएं हवा और पानी से बहुत तेजी से क्रिया करती हैं, इसलिए केरोसिन में रखते हैं। और ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या है? हाइड्रोजन, H। तारों में यही है। और धरती पर? ऑक्सीजन के बाद? सिलिकॉन, ऐसा है। रेत, पत्थर, सब में सिलिकॉन है। वाह, काफी जानकारी मिली इन नोट से। तो संक्षेप में कहें तो तत्वों का वर्गीकरण परमाणु भार से शुरू होकर परमाणु संख्या तक पहुंचा। बिल्कुल। और आधुनिक आवर्त सारणी सिर्फ एक टेबल नहीं है, ये केमिस्ट्री की भाषा का आधार है। इससे हम गुणों को समझ सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। सही कहा। ये रसायन विज्ञान को समझने का एक शक्तिशाली औजार है। और आखिर में एक सवाल मन में आता है, ये नोट्स में नहीं है पर सोचने लायक है। अगर भविष्य में बहुत भारी सुपर हैवी तत्व खोजे जाते हैं, तो क्या वे भी इन्हीं रुझानों में फिट होंगे, या फिर वो कुछ एकदम नया सिखाएंगे हमें रासायनिक गुणों के बारे में? शायद कुछ ऐसे नियम जो हम अभी जानते ही नहीं। ये बहुत अच्छा सवाल है। हो सकता है उनमें रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स इतने ज्यादा हों कि वो मौजूदा ट्रेंड से अलग व्यवहार करें। यह रासायनिक बंधन यानी केमिकल बॉन्ड्स। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि परमाणु, ये छोटे छोटे कण, आखिर एक दूसरे से क्यों और कैसे जुड़ते हैं। हमारे पास रसायन विज्ञान के कुछ नोट्स हैं जो संयोजकता मतलब वैलेंसी और अलग अलग तरह के बॉन्ड्स पर बात करते हैं। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले संयोजकता। नोट्स कहते हैं कि ये तत्वों के परमाणुओं के जुड़ने की कैपेसिटी है, और ये उनकी बाहरी कक्षा मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं इस पर निर्भर करता है। पर क्यों जुड़ना चाहते हैं ये? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, असल में हर परमाणु चाहता है स्थायित्व, मतलब स्टेबिलिटी। और ज्यादातर परमाणुओं को ये स्टेबिलिटी तब मिलती है जब उनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों। इसे हम अष्टक या ऑक्टेट कहते हैं। यही वजह है कि जो अक्रिय गैसें हैं, इनर्ट गैसेस जैसे नियॉन, आर्गन, वो साधारणतः रिएक्शन नहीं करती। उनकी बाहरी कक्षा पहले से भरी होती है, वो स्थिर है। अच्छा, हीलियम भी तो है, पर उसमें तो शायद 8 नहीं होते। सही पकड़ा। हीलियम एक छोटा अपवाद है, उसे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन में ही स्थिरता मिल जाती है। पर बाकी जिनकी बाहरी कक्षा अधूरी है, अस्थिर है, वही रासायनिक क्रिया में हिस्सा लेते हैं, बंधन बनाते हैं। ठीक है, तो ये अस्थिर परमाणु स्थिरता पाने के लिए कुछ करते हैं, और यहीं पर बंधन की बात आती है ना? बिल्कुल। स्थिरता पाने का तरीका ही है इलेक्ट्रॉनों का कुछ करना, या तो लेन देन या फिर साझेदारी, और इसी से बनते हैं रासायनिक बंधन। मुख्य तौर पर हम 3 तरह के बंधन देखते हैं। पहला है वैद्युत संयोजक बंधन, जिसे आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों का पूरा ट्रांसफर होता है। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है, जो अक्सर धातु होता है। हाँ, ज्यादातर धातुएं इलेक्ट्रॉन देती हैं और धनायन यानी पॉजिटिव आयन बन जाती हैं। और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जो अक्सर अधातु होता है, और वो ऋणायन नेगेटिव आयन बन जाता है। अच्छा। फिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे को खींचते हैं, मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण बल से जुड़ जाते हैं। जैसे नमक, NaCl। बिल्कुल, NaCl या कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। इनसे बने यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स काफी ऊंचे होते हैं। फिर दूसरा प्रकार है सहसंयोजक बंध यानी कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ ट्रांसफर नहीं होता, यहाँ होती है साझेदारी, शेयरिंग। शेयरिंग कैसे? परमाणु 1, 2 या 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं। इससे सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बन सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस H2 में सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन O2 में डबल और नाइट्रोजन N2 में ट्रिपल। और इनके गुण आयोनिक से अलग होते होंगे। हाँ,
इनके गलनांक, क्वथनांक आयोनिक यौगिकों की तुलना में कम होते हैं। और एक बहुत जरूरी बात, ये बंधन दिशात्मक होते हैं, डायरेक्शनल। मतलब ये अणु को एक खास 3D शेप, एक ज्योमेट्री देते हैं। जैसे मीथेन CH4 की शेप टेट्राहीड्रल होती है। टेट्राहीड्रल मतलब एक पिरामिड जैसा। हाँ, कुछ वैसा समझ सकते हैं। या पानी H2O का अणु कोणीय बेंड शेप का होता है, V जैसा। और यही शेप तय करती है कि कोई पदार्थ कैसा होगा। पानी तरल क्यों है, मीथेन गैस क्यों है। और तीसरा है उपसह सहयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये थोड़ा अलग है तो साझेदारी, पर इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है वो सिर्फ एक ही परमाणु देता है। अच्छा, मतलब एक डोनर और एक एक्सेप्टर। बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन जोड़ा देने वाला दाता या डोनर कहलाता है और लेने वाला ग्राही या एक्सेप्टर। जैसे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl के बनने में ऐसा बंधन भी शामिल होता है। ये तो बड़ा दिलचस्प है। क्या ऐसा भी होता है कि एक ही कंपाउंड में एक से ज्यादा तरह के बॉन्ड हो? नोट्स में कुछ उदाहरण है जैसे NaOH, HCN। हाँ, बिल्कुल होता है। ये काफी आम है। कई यौगिकों में आयनिक और कोवैलेंट दोनों तरह के बंधन होते हैं, जैसे आपने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। कुछ में कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO या ओजोन O3। और तीनों एक साथ भी? हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जिनमें तीनों तरह के बंधन पाए जाते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl या अमोनियम ब्रोमाइड NH4Br। नोट्स में एक और टर्म है इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी या लोन पेयर। ये क्या चीज है? लोन पेयर ये बाहरी कक्षा के वो इलेक्ट्रॉन है जो जोड़े में तो है पर बंधन बनाने में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। वो बस परमाणु पर मौजूद रहते हैं। जैसे पानी के अणु में ऑक्सीजन परमाणु पर 2 लोन पेयर होते हैं। अच्छा, तो ये बंधन नहीं बनाते, पर इनका कोई असर होता है? हाँ, असर होता है। ये लोन पेयर भी अणु की फाइनल शेप तय करने में भूमिका निभाते हैं। पानी की वो जो V शेप है ना, उसमें इन लोन पेयर्स का भी हाथ है। आपने शुरू में आयनिक बंधन में इलेक्ट्रॉनों के लेन देन की बात की थी। नोट्स में ऑक्सीकरण और अपचयन मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का भी जिक्र है। क्या इनका सीधा संबंध है? हाँ, सीधा संबंध है, बहुत गहरा। ऑक्सीकरण का मतलब है इलेक्ट्रॉन का निकलना या त्यागना, और अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या ग्रहण करना। तो आयनिक बंधन में एक का ऑक्सीकरण होता है, दूसरे का अपचयन। बिल्कुल सही। जब ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ किसी रिएक्शन में होती हैं तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड H2S या सल्फर डाइऑक्साइड SO2, जो कंडीशन के हिसाब से ऑक्सीकारक, दूसरों का ऑक्सीकरण करने वाले, और अपचायक, दूसरों का अपचयन करने वाले, दोनों की तरह काम कर सकते हैं। क्या रोजमर्रा की जिंदगी में इसका कोई आसान सा उदाहरण है? नोट्स में पुरानी किताबों के पन्नों के भूरे होने की बात लिखी है। हाँ, वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है। देखिए, कागज में मुख्य रूप से होता है सेल्यूलोज। हवा में जो ऑक्सीजन है वो धीरे धीरे इस सेल्यूलोज का ऑक्सीकरण करती है। अच्छा, ऑक्सीडेशन। हाँ, और इसी ऑक्सीकरण की वजह से समय के साथ कागज पीला या भूरा पड़ने लगता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, परमाणु स्थिरता पाने के लिए इलेक्ट्रॉनों का या तो लेन देन करते हैं या साझेदारी, और इसी से आयोनिक सहसंयोजक या उपसहसंयोजक जैसे रासायनिक बंधन बनते हैं, जिनसे फिर अलग अलग गुणों वाले लाखों अणु और यौगिक तैयार होते हैं। बिल्कुल। और ये बंधन सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज ही नहीं तय करते, ये पदार्थों की भौतिक अवस्था, उनके मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, और जैसा हमने कहा उनकी 3D आणविक संरचना, उनकी ज्योमेट्री भी तय करते हैं। ऑक्सीकरण, अपचयन जैसी प्रक्रियाएं भी इन्हीं सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन का ही नतीजा है। वाकई, आज की इस चर्चा से एक बात दिमाग में घूम रही है कि कैसे ये न दिखने वाले इतने सूक्ष्म बंधन, परमाणुओं के बीच के ये रिश्ते हमारे हम गोता लगा रहे हैं रसायन विज्ञान की दुनिया में, खास तौर पर अम्ल, क्षार और लवण पर। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जिनसे इन जरूरी पर दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद मिलेगी। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि इसे आसान बनाया जाए। बिल्कुल। तो मकसद है कि इन स्रोतों से सबसे काम की बातें निकालें ताकि एसिड और बेस की दुनिया थोड़ी और साफ हो जाए, है ना? सही कहा। देखते हैं कि ये चीजें आखिर हैं क्या, पहचानते कैसे हैं इनको, और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ-कहाँ है ये।
परिभाषा से शुरू करें। हाँ, करते हैं। तो अम्ल यानी एसिड्स, सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है, स्वाद, खट्टे होते हैं ये। हाँ, आमतौर पर जैसे नींबू, संतरा। और इनकी एक और पहचान है, लिटमस टेस्ट। अच्छा, वो लिटमस पेपर वाला, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं ना? बिल्कुल। और वैज्ञानिक तौर पर देखें तो अर्हेनियस ने कहा था कि एसिड्स वो हैं जो पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन यानी H+ देते हैं। H+ आयन, ओके। जी। और एक और थ्योरी है ब्रॉन्स्टेड लॉरी की। वो कहते हैं कि एसिड प्रोटॉन डोनर होते हैं, मतलब वो H+ आयन दे सकते हैं किसी और को। प्रोटॉन डोनर जैसे? कोई उदाहरण? जैसे अपनी गाड़ियों की बैटरी में जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, वो एक क्लासिक उदाहरण है। अच्छा, तो फिर बेस यानी क्षार, इनसे एकदम उल्टे हुए? हाँ, काफी हद तक। स्वाद में कड़वे होते हैं अक्सर, और लिटमस पर इनका असर उल्टा होता है। मतलब लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। सही। और आर्हेनियस के हिसाब से ये पानी में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन OH- देते हैं। OH- आयन। तो एसिड H+ देते हैं, बेस OH- देते हैं पानी में। हाँ, ये आर्हेनियस की परिभाषा है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी के नजरिए से देखें तो बेस वो हैं जो प्रोटॉन यानी H+ ले सकते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर। अच्छा, लेने वाले। जी। और एक लुइस थ्योरी भी है जो इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करती है। जैसे अमोनिया NH3, वो लुइस बेस है। पर हाँ, आमतौर पर OH वाली बात ज्यादा चलती है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। ये लाइकेन नाम के पौधे से निकाला जाता है। असल में इसका रंग बैंगनी होता है। अरे वाह, पौधे से? हाँ, वैसे लैब में सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थैलीन। ये भी रंग बदलकर एसिड या बेस बताते हैं। अच्छा, और आपने ऑक्साइड्स की बात की थी, मेटल ऑक्साइड्स। हाँ, एक सामान्य नियम जैसा है कि धातुओं के ऑक्साइड्स जैसे लोहे पर जंग लगना या तांबे का हरा होना, ये आमतौर पर क्षारीय मतलब बेसिक नेचर के होते हैं। दिलचस्प है। अब आते हैं पीएच स्केल पर। ये तो बहुत सुना है। हाँ, पीएच स्केल बहुत काम की चीज है। ये 0 से 14 तक का एक पैमाना है जो बताता है कोई चीज कितनी एसिडिक है या बेसिक। 0 से 14, और इसे सोरेनसन ने 1919 में बनाया था, सही? जी हाँ, सोरेन पीटर लॉरेट्स सोरेनसन। 7 का पीएच न्यूट्रल माना जाता है, जैसे साफ पानी। 7 से कम मतलब एसिडिक। और जितना कम उतना ज्यादा एसिडिक। बिल्कुल। और 7 से ज्यादा पीएच मतलब बेसिक या एल्कलाइन। ये स्केल असल में H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन पर आधारित है। H+ आयन की मात्रा पर। तो नींबू का रस जिसका पीएच 2.2, 2.4 है, वो बहुत एसिडिक हुआ। हाँ, काफी ज्यादा। और हमारा खून वो थोड़ा सा बेसिक होता है, पीएच 7.3 से 7.5 के बीच। हमारे खून का पीएच भी फिक्स्ड है। अच्छा, हमारे आसपास तो एसिड्स की भरमार है, जैसे सिरके में एसिटिक एसिड। हाँ, और चींटी जब काटती है तो फॉर्मिक एसिड छोड़ती है, इसलिए जलन होती है। ओहो, तभी। और नींबू संतरे में साइट्रिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड। लिस्ट लंबी है। और बेस भी कुछ कम नहीं है, जैसे चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सफेदी में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में और यहाँ तक कि मिट्टी की एसिडिटी कम करने में भी काम आता है। अच्छा, और साबुन, उसमें भी बेस होता है? हाँ, साबुन बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा एक जरूरी चीज है। और पेट की जलन के लिए जो एंटासिड लेते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हाँ, वो तो बहुत कॉमन है। वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। एक बेस जिसका पेज करीब 10 होता है, वो पेट के फालतू एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। कमाल है। अच्छा, एक और मजेदार चीज पढ़ी थी, एक्वा रेजिया। ये क्या बला है? एक्वा रेजिया, हाँ, ये बड़ा खास मिश्रण है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का 3 हिस्से HCl और 1 हिस्सा नाइट्रिक एसिड। और कहते हैं ये सोना और प्लैटिनम जैसी धातुओं को भी घोल देता है, जिन पर आमतौर पर एसिड का असर नहीं होता। बिल्कुल सही, क्योंकि ये दोनों एसिड मिलकर कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं जो अकेली एसिड नहीं बना पाती। बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं वो, और सोने जैसी धातु पर भी हमला कर देती हैं। बाप रे, सोने को भी? अच्छा, एक और जरूरी बात, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। हाँ, ये एक बड़ी पर्यावरणीय चिंता है। जब हवा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें जो फैक्ट्रियों गाड़ियों से निकलती हैं, बारिश के पानी में मिलती हैं, हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बन जाता है। इससे बारिश का पानी एसिडिक हो जाता है, पीएच 5.6 से भी कम। ये इमारतों, मूर्तियों, पेड़ पौधों सबके लिए नुकसानदेह है। ये तो गंभीर बात है। वैसे एक और चीज थी, क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कांच की बोतल में नहीं रखते? रखते हैं, पर बहुत लंबे समय के लिए रखने से वो कांच से धीरे धीरे रिएक्ट कर सकता है।
कांच में सिलिका होता है, उससे HCl धीरे धीरे क्रिया करता है। अच्छा, ध्यान रखने वाली बात है। अब आते हैं लवण पर, यानी सॉल्ट्स पर। जी, जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं। न्यूट्रलाइज कर देते हैं। हाँ, इसी को उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, और इस रिएक्शन में बनते हैं लवण और पानी। जैसे हमारा खाने वाला नमक, सोडियम क्लोराइड, NaCl। बिल्कुल, वो एक बहुत प्रबल एसिड HCl और एक बहुत प्रबल बेस NaOH के मिलने से बनता है। तो जो एंटासिड हम लेते हैं वो असल में बेस होते हैं जो पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट और पानी बनाते हैं। एकदम सही, वो पेट के अतिरिक्त एसिड को उदासीन करके आराम देते हैं। तो कुल मिला के देखें तो एसिड और बेस तो हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, बैटरी से लेकर हमारे खाने, सफाई, दवाइयों, सब में। बिल्कुल, और लिटमस या pH स्केल जैसी तरीकों से हम इन्हें पहचान सकते हैं, माप सकते हैं। यहाँ एक छोटी सी बारीकी और समझनी है, बेस और एल्कली में क्या फर्क है? अच्छा सवाल है। देखिए, सभी एल्कली बेस होते हैं, लेकिन सभी बेस एल्कली नहीं होते। मतलब? बेस एक बड़ा ग्रुप है। एल्कली वो बेस होते हैं जो पानी में घुलनशील हों, मतलब पानी में घुल जाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली है, क्योंकि वो पानी में घुलता है। पर कई बेस पानी में नहीं घुलते, तो वो सिर्फ बेस कहलाएंगे, एल्कली नहीं। ओके, तो एल्कली पानी में घुलने वाले बेस हुए। हाँ, समझ गई। जी। तो इस सारी बातचीत के बाद सोचने के लिए एक आखिरी विचार छोड़ते हैं। हमारे अपने शरीर के अंदर भी तो एसिड और बेस का खेल चलता रहता है ना? पेट में एसिड है, खून थोड़ा बेसिक है। और बिल्कुल, एक बहुत ही नाजुक, बहुत ही जरूरी संतुलन बना रहता है। तो ये सोचना दिलचस्प है कि ये संतुलन हमारे जिंदा रहने और ठीक से काम करने के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। शायद इस पर कभी और बात करें। जरूर, ये अपने आप में एक बड़ा विषय है। दिए गए स्रोतों के जरिए कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में उतर रहे हैं। हमारा मकसद है इस काफी बड़े विषय के कुछ सबसे जरूरी और दिलचस्प पहलुओं को समझना, कैसे ये जीवन का आधार है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ-कहाँ है। तो शुरुआत करते हैं कार्बन से। हर जैविक चीज में, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में, कार्बन तो होता ही है। असल में जीवन के लिए 6 तत्व सबसे अहम माने जाते हैं: कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। प्रोटीन, DNA, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब इन्हीं से बनते हैं। पहले एक सोच थी, वाइटल फोर्स थ्योरी कहते थे, हाँ, वाइटल फोर्स, कि ये कार्बनिक पदार्थ लैब में बन ही नहीं सकते, सिर्फ जीवित चीजों में ही बनते हैं। बिल्कुल, कि कोई खास जीवन शक्ति चाहिए। लेकिन फिर वॉलर ने यूरिया बनाया। हाँ, वॉलर ने यूरिया बनाया, फिर कोल्बे ने एस्टिक एसिड, बोटलॉट ने मीथेन, और इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। सही में, तो ये दिखाता है कि जीवन का रसायन भी उन्हीं नियमों पर चलता है। बिल्कुल, और यहीं से बात आती है कार्बन की खासियत की। वो दूसरे परमाणुओं से जुड़ता है, खासकर हाइड्रोजन से, और बनते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन नाम से ही जाहिर है, हाइड्रोजन और कार्बन। हाँ, और मोटे तौर पे ये 2 तरह के होते हैं, एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक मतलब? ये क्या होते हैं? एलिफैटिक मतलब खुली श्रृंखला वाले यौगिक, स्ट्रेट चेन या ब्रांच्ड चेन। इनमें पहले आते हैं एल्केन, इन्हें संतृप्त मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सैचुरेटेड? हाँ, सैचुरेटेड का मतलब है कार्बन परमाणुओं के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड, एकल बंध होता है। ये काफी मजबूत बॉन्ड होते हैं, स्टेबल, इसीलिए एल्केन ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? जैसे मीथेन CH4 धान के खेतों, दलदली जगहों पर मिलती है, या फिर ब्यूटेन C4H10 जो सिगरेट लाइटर में होती है। इनका एक जनरल फॉर्मूला भी है, CnH2n+2। ओके, और अगर सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो? हाँ, तब आते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड। इनमें कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जरूर होता है। और ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं? बिल्कुल, ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड उतने मजबूत नहीं होते, मतलब आसानी से टूटकर रिएक्शन कर सकते हैं। डबल बॉन्ड वाले एल्कीन कहलाते हैं, जिनका फॉर्मूला CnH2n है, और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन, इनका फॉर्मूला CnH2n-2। अच्छा, एल्काइन का कोई इस्तेमाल? हाँ, जैसे एसिटिलीन एक एल्काइन है, गैस वेल्डिंग में इस्तेमाल होती है। हाँ, सुना है। और फलों को पकाने में भी कैल्शियम कार्बाइड से यही गैस निकलती है। अरे वाह, तो बॉन्ड का टाइप इतना कुछ तय करता है। ठीक है, और वो दूसरे वाले
एरोमेटिक? हाँ, एरोमेटिक यौगिक। इनमें एक खास तरह की रिंग स्ट्रक्चर होती है। सबसे जाना माना उदाहरण है बेंजीन, C6H6। बेंजीन? हाँ, माइकल फैराडे ने खोजा था इसे, और इसकी सही संरचना केकुले ने बताई थी। ये काफी स्टेबल होते हैं और इनमें एक खास गंध होती है। एरोमा मतलब गंध, इसीलिए एरोमेटिक। अच्छा, इसलिए ये नाम पड़ा। हाँ, ये कोलतार से मिलता है और बहुत सारे दूसरे कार्बनिक यौगिक बनाने के लिए एक तरह से स्टार्टिंग मटेरियल है। तो ये तो हो गए हाइड्रोकार्बन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन। अब अगर इनमें कुछ और जुड़ जाए, जैसे अल्कोहल? बिल्कुल। जब हाइड्रोकार्बन में एक OH ग्रुप मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाता है तो अल्कोहल बनते हैं। जैसे पीने वाली शराब? हाँ, इथिल अल्कोहल या इथेनॉल वो सभी तरह की शराब का मेन कंपोनेंट है। बियर में कम होता है, करीब 3 से 6%। रम वगैरह में ज्यादा, 45-55% तक। और इसका दूसरा इस्तेमाल? दवाइयों में भी होता है, टिंचर आयोडीन, खांसी के कुछ सिरप में, और ईंधन के तौर पर भी। अच्छा। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, मिथिल अल्कोहल यानी मेथनॉल, जिसे वुड स्पिरिट भी कहते हैं, हाँ, वो बहुत जहरीला होता है। पीने से अंधापन या मौत भी हो सकती है। ओह, ये तो खतरनाक है। हाँ, और ग्लाइकॉल जैसे कुछ अल्कोहल एंटी फ्रीज का काम करते हैं, जैसे अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं कार्बनिक अम्लों की, ऑर्गेनिक एसिड्स। सिरके वाला एसिड तो सबको पता है, एसिटिक एसिड। हाँ, एसिटिक एसिड सिरके में होता है। और जैसे लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। हाँ, जब हम ज्यादा कसरत कर लेते हैं तो मांसपेशियों में थकान होती है ना, वो लैक्टिक एसिड बनने से होती है। अच्छा। खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है, जैसे नींबू, संतरा। हाँ, अंगूर, इमली में टार्टरिक एसिड होता है। टार्टरिक एसिड। हाँ, ये बेकिंग पाउडर में भी यूज होता है। ओके। और लाल चींटी जब काटती है तो जलन होती है ना, हाँ, बहुत तेज। वो फॉर्मिक एसिड की वजह से। फोटोग्राफी में ऑक्सैलिक एसिड काम आता है, तो ये एसिड भी हर जगह हैं। सही बात है। अच्छा, स्रोतों में कुछ गंभीर घटनाओं का भी जिक्र था, जैसे भोपाल गैस त्रासदी। हाँ, वो एक भयानक हादसा था 3 दिसंबर 1984 को। यूनियन कार्बाइड के प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी, MIC जिसे कहते हैं, C2H3NO। मिथाइल आइसोसाइनाइट, ये बहुत जहरीली गैस है। बेहद जहरीली, हजारों लोगों की जान गई थी। यह दिखाता है कि कुछ कार्बनिक यौगिक कितने खतरनाक हो सकते हैं। और वो मस्टर्ड गैस, वो भी कार्बनिक है? हाँ, वो पहले विश्व युद्ध में इस्तेमाल हुई थी। असल में वो गैस नहीं, एक तरह का तेल जैसा द्रव है। त्वचा पर पड़ते ही भयानक फफोले डाल देता है। ये भी एक कार्बनिक यौगिक ही है। बाप रे, तो मतलब ये दोनों पहलू है, फायदेमंद भी और खतरनाक भी। बिल्कुल। दूसरी तरफ रोजमर्रा की चीजें भी हैं। नेल पॉलिश रिमूवर में एसीटोन होता है ना? हाँ, एसीटोन, वो एक कीटोन है। और सिंदूर, वो क्या है? सिंदूर वैसे रासायनिक रूप से मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS है। ये असल में अकार्बनिक है, पर जानना दिलचस्प है। अच्छा, ये अकार्बनिक है। ओके, और कार्बन डेटिंग, वो कैसे काम करती है? हाँ, कार्बन डेटिंग, इसमें कार्बन 14 का इस्तेमाल होता है। कार्बन 14 कार्बन का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। आइसोटोप? हाँ, मतलब कार्बन का ही एक रूप, पर थोड़ा अलग और रेडियो एक्टिव। सभी जीवित चीजों में कार्बन होता है, जिसमें थोड़ा सा कार्बन 14 भी होता है। जब कोई जीव मर जाता है तो वो नया कार्बन लेना बंद कर देता है और उसके शरीर में मौजूद कार्बन 14 धीरे धीरे खत्म होने लगता है, एक तय दर से। तो उस बची हुई मात्रा से उम्र पता चल जाती है? बिल्कुल, कितनी मात्रा बची है उससे अंदाजा लग जाता है कि वो चीज कितनी पुरानी है। जीवाश्म, पुरानी लकड़ी वगैरह की उम्र ऐसे ही पता करते हैं। कमाल है। तो कार्बन से शुरू होकर हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, एसिड, कितने अलग अलग तरह के यौगिक हैं जो जीवन के लिए जरूरी भी हैं, उद्योगों में काम भी आते हैं, दवाएं बनाते हैं, प्लास्टिक बनाते हैं। लेकिन जैसा हमने देखा, कुछ बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं। सही कहा आपने, दायरा बहुत बड़ा है। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। हम ये जानते हैं कि ये कार्बनिक यौगिक जीवन के लिए, इंडस्ट्री के लिए कितने जरूरी हैं, पर हमने ये भी देखा कि ये खतरनाक भी हो सकते हैं, जैसे मिथाइल आइसोसाइनेट या मस्टर्ड गैस। तो सवाल ये है कि इन यौगिकों की बनावट, उनकी संरचना और वो कैसे रिएक्ट करते हैं, इसकी गहरी समझ हमें उनके फायदों को सुरक्षित और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने और उनके खतरों को कम करने में कैसे मदद करती है, इस पर सोचना बहुत जरूरी है। रोजमर्रा की चीजों में छिपे रसायन विज्ञान को, मतलब केमिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं जो धातुओं, उनके कंपाउंड्स और हमारी जिंदगी में उनके दिलचस्प इस्तेमाल पर रोशनी डालते हैं।
हाँ बिल्कुल। सोचिए, पहले तो मतलब कुछ ही धातुएं पता थीं। बिल्कुल, प्राचीन काल में तो सिर्फ 8 के करीब थी। आज हम समझेंगे कि ये जमीन से निकलकर हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं उनमें कैसे पहुंचती हैं। चलिए शुरू करते हैं। जरूर। हम कुछ बेसिक चीजों से शुरू करेंगे, जैसे अयस्क से धातु निकालना, जिसे धातु कर्म या मेटलर्जी कहते हैं, और फिर कुछ जानी पहचानी धातुओं और सामग्रियों की दिलचस्प कहानियों पर बात करेंगे। ठीक है, तो सोडियम से शुरू करें। स्रोतों में लिखा है कि ये इतनी ज्यादा रिएक्टिव धातु है कि इसे मिट्टी के तेल में रखना पड़ता है। हाँ, और चाकू से काटा भी जा सकता है, इतनी नरम। कमाल है। और हाँ, इसकी यौगिक कितने अलग अलग काम आते हैं। जैसे एक तरफ तो साधारण बेकिंग सोडा है जो पेट की एसिडिटी कम करता है, तो दूसरी तरफ सोडियम थायोसल्फेट, जिसे हाइपो भी कहते हैं, वो फोटोग्राफी में यूज होता है तस्वीरें फिक्स करने के लिए। वाह, मतलब एक ही एलिमेंट और कितने अलग अलग काम। बिल्कुल। ये वाकई दिलचस्प है। अच्छा, अब लोहे की बात करते हैं। हाँ। एक मजेदार बात यह है कि लोहे में जंग लगने पर उसका वजन बढ़ जाता है। ये कैसे? हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है ना, पर होता ये है कि लोहा हवा की ऑक्सीजन और नमी मतलब पानी से रिएक्ट करता है, तो वो ऑक्सीजन और पानी का वजन भी उसमें जुड़ जाता है, इसलिए वजन बढ़ जाता है। अच्छा, मैं तो सोचता था जंग लगने से लोहा कम हो जाता है। वो धीरे धीरे कमजोर जरूर होता है, पर वजन बढ़ता है। और हाँ, मूर्खों का सोना सुना है? हाँ, फूल्स गोल्ड। हाँ, वो असल में आयरन पाइराइट होता है, FeS2, लोहे का ही एक कंपाउंड। और इसी जंग से बचाने के लिए स्टील है ना? बिल्कुल। लोहे में थोड़ा सा क्रोमियम मिला दो तो बन जाता है स्टेनलेस स्टील। हमारे बर्तन और कितनी ही चीजें चमकदार और जंग फ्री। सिर्फ क्रोमियम मिलाने से? हाँ, क्रोमियम सतह पर एक पतली न दिखने वाली सुरक्षा परत बना लेता है। ओके। ऑक्साइड की परत, वो लोहे को हवा पानी के संपर्क से बचाती है। कमाल है। अच्छा, हल्की धातुओं पर आते हैं। एल्यूमिनियम, वही जो हवाई जहाजों में इस्तेमाल होता है। हाँ, हल्का होने की वजह से। बिल्कुल, खासकर ड्यूराल्यूमिन जैसी मिश्र धातुएं मतलब अलॉयज। एल्यूमिनियम हल्का तो है ही, ये अलॉयज उससे ज्यादा मजबूती भी देते हैं। और एल्यूमिनियम पर भी अपने आप ही ऑक्साइड की एक परत बन जाती है जो उसे बचाती है। और तांबा, कॉपर? हाँ, तांबा तो शायद इंसानों द्वारा इस्तेमाल की गई पहली धातुओं में से है। वो हवा में रखे रखे हरा पड़ जाता है। हाँ, पुराने बर्तनों पर देखा है। और चांदी, वो काली क्यों पड़ जाती है? वो हवा में मौजूद सल्फर कंपाउंड से रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाती है, इसीलिए काली पड़ती है। अच्छा, और इसका एक कंपाउंड है सिल्वर नाइट्रेट, वो वोटिंग वाली स्याही में यूज होता है। हाँ, AgNO3, वो निशान छोड़ देता है। और सोना, गोल्ड, उसकी शुद्धता तो कैरेट में नापते हैं। उसे थोड़ा सख्त बनाने के लिए उसमें तांबा मिलाते हैं ना? हाँ, 24 कैरेट एकदम शुद्ध होता है, पर बहुत नरम होता है। बिल्कुल। चलिए, अब जरा अधातुओं मतलब नॉन मेटल्स की बात करें। हाइड्रोजन का जिक्र है, भविष्य का ईंधन। हाँ, हाइड्रोजन में बहुत पोटेंशियल है, क्लीन एनर्जी सोर्स। और कार्बन, उसे कैसे भूल सकते हैं? कार्बन तो हर जगह है। और कितने अलग अलग रूप हैं। एक तरफ हीरा, दुनिया का सबसे कठोर नेचुरल पदार्थ। दूसरी तरफ ग्रेफाइट, जो पेंसिल की लेड में होता है, इतना नरम, और बिजली का कंडक्टर भी। एक ही तत्व, बिल्कुल उल्टे गुण। और ग्राफीन भी तो कार्बन का ही रूप है। हाँ, ग्राफीन तो कमाल की चीज है, बहुत पतला लेकिन अविश्वसनीय रूप से मजबूत। भविष्य की सामग्री कह सकते हैं। और नाइट्रोजन, चिप्स के पैकेट में। हाँ, ताकि चिप्स ताजे रहें, सीले नहीं। वो हवा की ऑक्सीजन को हटा देती है। नाइट्रोजन वैसे रिएक्टिव नहीं होती ज्यादा। और फर्टिलाइजर जैसे यूरिया, उसमें नाइट्रोजन एक अहम हिस्सा है, खेती के लिए जरूरी है। हाँ, सही। और हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस, वो नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, नाइट्रोजन का ही एक ऑक्साइड। और ऑक्सीजन तो खैर जीवन के लिए जरूरी है। उसका एक और रूप है ओजोन, O3, जो हमें सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। अब जरा आज की मॉडर्न सामग्री पर आते हैं। पॉलीमर्स, ये क्या होता है आसान भाषा में? पॉलीमर मतलब बहुत बड़े अणु। आप समझ लीजिए जैसे छोटी छोटी मोतियों, जिन्हें मोनोमर कहते हैं, कि एक बहुत लंबी माला। प्राकृतिक रबर जैसे आइसोप्रीन नाम के मोनोमर का पॉलीमर है। अच्छा, और प्लास्टिक, वो भी पॉलीमर है? उनमें थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग क्या है? हाँ, प्लास्टिक भी पॉलीमर हैं। थर्मोप्लास्टिक वो हैं जिन्हें आप बार बार गर्म करके नरम कर सकते हैं और ठंडा करके सख्त, जैसे पॉलीथीन।
लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जैसे बैकेलाइट, जिससे बिजली के स्विच बनते हैं, वो एक बार सेट हो गए तो परमानेंटली कठोर हो जाते हैं। उन्हें दोबारा गर्म करके पिघलाया नहीं जा सकता। अच्छा, और टेफ्लॉन, नॉनस्टिक बर्तनों वाला? हाँ, टेफ्लॉन भी एक पॉलीमर है, उसकी सतह पर चीजें चिपकती नहीं। और कपड़ों वाले फाइबर, नायलॉन का नाम तो बहुत सुना है। बिल्कुल, नायलॉन पहला पूरी तरह से सिंथेटिक, मतलब इंसान का बनाया फाइबर था, बहुत मजबूत। और रेयॉन? रेयॉन थोड़ा अलग है। वो बनता तो सेल्यूलोज से है, जो प्राकृतिक है, लकड़ी या कपास से मिलता है, पर उसे प्रोसेस करके फाइबर बनाते हैं, तो उसे सेमी सिंथेटिक कहते हैं। और आजकल वो बुलेट प्रूफ जैकेट में कौन सा फाइबर यूज होता है? केबलर, वो भी एक बहुत मजबूत सिंथेटिक पॉलीमर फाइबर है। बाप रे, कितनी तरह की चीजें। हाँ, और स्रोतों में साबुन और डिटर्जेंट का भी जिक्र है। वाह। वो कैसे काम करते हैं? वो असल में पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन करते हैं, मतलब तेल और पानी जैसी न मिलने वाली चीजों को एक तरह से जोड़कर गंदगी को कपड़ों से निकाल देते हैं। और डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी काम करते हैं। हाँ, क्योंकि साबुन की तरह वो पानी में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों से मिलकर अघुलनशील, मतलब न घुलने वाला पदार्थ नहीं बनाते, इसलिए झाग भी देते हैं और सफाई भी करते हैं। तो हमने देखा कि कैसे साधारण से दिखने वाले तत्व और कंपाउंड्स मिलकर हमारे चारों ओर की दुनिया बनाते हैं, मजबूत धातुओं से लेकर लचीले पॉलीमर तक। ये सब चीजें हमारी जिंदगी को कितना आसान बनाती है ना। बिल्कुल, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि जैसे जैसे ग्रेफीन जैसी नई और भी अद्भुत गुणों वाली सामग्रियां बन रही हैं, भविष्य कैसा होगा। हमारी रोजमर्रा की चीजें, हमारी टेक्नोलॉजी शायद उन तरीकों से बदलेंगी जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है कि आगे क्या होगा। दिए गए स्रोतों के जरिए कार्बनिक रसायन यानी